तो बच्चों एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अनपोलराइज्ड लाइट होती है एक्चुअली में, पर जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही पढ़ रहे थे। तो एक्चुअली में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी थोड़ा बता देता हूँ। हेडिंग लगा लो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो, ये जो जैसे अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे ना कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से ऑसिलेट करता है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही पढ़ते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कोई जरूरत नहीं होती है मतलब पढ़ने के लिए, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को अब दिखाने नहीं जा रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, तो ये तो ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल वाई में ऑसिलेट कर रहा है। ये तो क्या कर रहा है, वाई में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है ई नॉट जे कैप और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स जो भी आ जाए, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन ये इक्वेशन है असल में प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। किसकी है? प्लेन पोलराइज्ड। ये हम पढ़ रहे थे अब तक, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल सिचुएशन कुछ अलग होती है। एक्चुअली ईएम वेव इज अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं, जैसे आप इधर से देखो, इधर से देखो तो सभी डायरेक्शन में होते हैं, इधर भी होते हैं। ये जैसे यहाँ पे ऑसिलेट इधर कर रहा है, फिर आगे ऐसे, तो वो कुछ ऐसे करके आगे बढ़ता है सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरीके से। हर डायरेक्शन में ऑसिलेशंस होते हैं, हर डायरेक्शन में। इधर भी ऑसिलेट हो रहे होते हैं। मतलब अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन होंगे, हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होंगे। कहने का मतलब अगर उसको कोई यहां से अगर देखें, यहां से अगर यहां से देखा जाए इसको, तो ये वाला जो व्यू होगा देखो कुछ ऐसा दिखेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर भी ऑसिलेट कर रहा होगा, कभी वो इधर ऑसिलेट कर रहा होगा, कभी वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा, कभी वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, कभी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। हाँ, पर एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, या तो ये कर रहा होगा, या ऐसे इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, या ऐसे ऑसिलेट करेगा, या ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, बात ये क्लियर हुई? तो ये कैसी बीम है? अनपोलराइज्ड। ये है अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हम लिखेंगे यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगा, या इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, या इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो हर डायरेक्शन में इसके में ऑसिलेट करता है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही ई नॉट, वही ई नॉट। एक्चुअल वेव ऐसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा नहीं रहे। तो वैसे तो एक्चुअली में यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ऑसिलेट कर रहा है, मान लो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऑसिलेट कर जाएगा, अंदर बाहर। वो हम दिखाते नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम काम चला लेते हैं। ठीक है, अब जरा एक क्वाड्रेंट की बात करिए। जैसे मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, मैं फ्रंट व्यू ले रहा हूं, वेव मेरी तरफ आ रही है, तो ये मैंने डॉट लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहा होगा, एक क्वार्टर सर्कल बनेगा, इस तरीके से ऑसिलेट किया हुआ, इस तरीके से ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में रहा होगा, ऐसे ही इसमें रहा होगा, ऐसे ही इसमें रहा होगा जरा। लेकिन एक समय पे तो एक यही रहा होगा, ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा होगा, या ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा होगा, या ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो दो कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, मान लीजिए वेव इज प्रोपेगेटिंग
वेव इज मूविंग along z axis, वेव इज मूविंग along z axis। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। तो अगर वेव एक्स जेड एक्सिस में मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट करेगा। तो अगर हम एक क्वाड्रेंट में सोचें तो ऑन एवरेज ये ई नॉट यहां से एंगल कितना बना रहा होगा बताओ, 45 डिग्री, और ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताइए, ई नॉट बाई रूट टू, और ये कंपोनेंट भी ई बाई कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ई नॉट बाई रूट टू। तो हम क्या करते हैं, सिंबॉलिकली एन अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल लिख देता हूं, लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई टू कंपोनेंट्स, तो एक हो जाता ई एक्स और एक हो जाता ई वाई। तो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ये जेड मान लिया, तो ये कंपोनेंट वाई डायरेक्शन वाला हो गया ई नॉट बाई रूट टू, और अंदर वाला जो डॉट होगा अंदर की तरफ, मतलब एक वाई कंपोनेंट कर लिया, एक एक्स में कर लिया, तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई। तो ये डॉट से दिखा रहे हैं, ये भी कितना कंपोनेंट है, ई नॉट बाई रूट टू। इसी तरीके से यहां पर एक डॉट दिखा दिया, अंदर बाहर, डॉट क्रॉस जो भी मान लो, डॉट से ही दिखा देते हैं। डॉट का मतलब है अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, कितना, ई नॉट बाई रूट टू। इस तरीके से कंपोनेंट में ब्रेक करके हम दिखा देते हैं। मतलब नट सेल में बात यह है कि एक अनपोलराइज्ड बीम को दिखाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस तरीके से दिखाएं, या तो हम इसको इस तरीके से दिखाएं, इस तरीके से दिखाएं, या हम इसके दो कंपोनेंट करके दिखाएं इस मेथड से। तो हम ये करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आ जाती है निकल के। इतना नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए, अब आपने इंटेंसिटी पढ़ी थी, तो इंटेंसिटी क्या थी जरा बताइए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो एप्सिलॉन नॉट और सी तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी हो गई, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ई नॉट का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मैं इस तरीके से एरो दिखा रहा हूं अनपोलराइज्ड लाइट को, तो इसमें इस कंपोनेंट में इंटेंसिटी कितनी होगी, आई वाई में, ये प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर होगी, और इसका कंपोनेंट कितना था ये, ई नॉट बाई रूट टू। तो प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी इंटेंसिटी, आई वाई वाली, आई वाई वाली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अरे आई वाई प्रोपोर्शनल टू ई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर। तो आई वाई प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर बाई टू। इसी तरीके से जो आई एक्स होगा ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताइए, ई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर। तो आई एक्स जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर बाई टू, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है, ई नॉट, इसको मैं आई नॉट मान लो कह देता हूं। तो इसका मतलब आई वाई प्रोपोर्शनल टू भी आई नॉट होगा, और आई एक्स प्रोपोर्शनल टू भी आई एक्स प्रोपोर्शनल टू आई नॉट बाई टू ही होगा, ये भी आई नॉट बाई टू होगा। इसका मतलब जितनी इंटेंसिटी वाई डायरेक्शन में है आई नॉट बाई टू, उतनी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू किसमें, एक्स में। तो अगर एक, अब ध्यान से देख लें, नट सेल में मैंने क्या बात बता दी कि अगर एक वेव है और इसके पास इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट, तो इसकी इंटेंसिटी को मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। इस कंपोनेंट के पास और इस कंपोनेंट के पास इंटेंसिटी कितनी आ गई, आई नॉट बाई टू, और इसके पास भी कितनी आ गई, आई नॉट बाई टू आ गई। एक ये कॉन्सेप्ट, मतलब
एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट बाई टू है, और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट बाई टू है। और एक्चुअली वेव की इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है। ठीक, एक्चुअल वेव की इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट। तो ये कौन सी है, यूपीएल, अनपोलराइज लाइट। ये भी कौन सी है, यूपीएल। दोनों बात एक ही है। ठीक है, इतना कर लीजिए। अब बात आती है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब अब एक्स और वाई में से अगर वेव जेड एक्सेस में जा रही थी, जैसे ये थी, तो मेरे पास दो डायरेक्शन में ऑसिलेशंस थे, वाई में और एक्स में, यहां पे डॉट दिखा दिए। अब इनमें से एक ऑसिलेशन को मुझे गायब करना है, या तो अंदर वाले गायब कर दो या ये वाई एक्सेस वाले गायब कर दो। तो अगर इस वेव को मैं इस तरीके से एक, मान ली एक ऐसी स्लिट से गुजारूं, इस तरीके के एक स्लिट में बना लूं, इसमें ये वाली स्लिट, ये स्लिट से गुजारूं, तो क्या होगा आप बताइए। इसमें से ये वाले जो ऑसिलेशन होंगे, देखो स्लिट ऐसे है, अब यहां पे दो डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहे हैं, एक इसमें हो रहे हैं एक इसमें हो रहे हैं, और स्लिट ये है, तो इससे यही ऑसिलेशन तो गुजर पाएगा, ये वाले तो कट हो जाएंगे ना। कहने का मतलब जब इससे ये लाइट गुजरेगी तो ये वाले ऑसिलेशन केवल रह जाएंगे, ये ऑसिलेशन रह जाएंगे, केवल ये ऑसिलेशन इसमें बच जाएंगे बेटा, ये ऑसिलेशन बच जाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, अगर इसकी इंटेंसिटी कितनी है, अगर इसकी इंटेंसिटी आई है, आई नॉट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट बाई टू। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी थी, आई नॉट बाई टू। तो जब ये लाइट इससे पास करेगी तो अब इसकी इंटेंसिटी केवल कितनी बच जाएगी, आई नॉट बाई टू। तो सबसे पहले इसको कहते हैं एनालाइजर या पोलराइजर कहते हैं। अब ये किस मटेरियल का बना होता है उस सब पे आपको फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं, फिजिक्स वाले डिसाइड करते हैं किस मटेरियल का बना होता है। असल में एक्चुअली कहानी तो ये होती है कि ये जो मटेरियल होता है पोलराइजर, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको पास होने देता है। बस इतनी सी कहानी है। तो पोलराइजर बेसिकली क्या है, इट एब्जॉर्ब वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब ये बताइए जो लाइट होगी कैसी होगी, ये होगी प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एक कंपोनेंट को ये जो हमारा पोलराइजर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसको असल में हम एक एक्सिस इस तरीके से इसमें दिखा देते हैं, इसको ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एक्सिस। इस एक्सिस का नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन एक्सिस। तो अब एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है वो पोलराइजर से पास करती है, तो ट्रांसमिटेड बीम की इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, आई नॉट बाई टू हो जाती है। इसको दिमाग में सेट कर लो, मैंने अब बहुत बेसिक से समझा दिया है। असल में ये एक ऑसिलेशन को या एक इंटेंसिटी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, और
ट्रांसमिशन एक्सिस वाली ऑसिलेशंस कोई पास करता है या ट्रांसमिशन एक्सिस वाली ही एनर्जी को पास करता है, जिससे इंटेंसिटी कितनी हो जाती है I नॉट बाई 2। तो ये भी बच्चों को काफी कंफ्यूज करती थी बात, तो मैंने काफी बेसिक से आपको समझा दिया है। तो कहने का मतलब अब ये है कि ये इस तरीके से बुक्स में इसका नोटेशन दिया रहता है पोलराइजर का, इस तरीके से। ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक। तो अगर यहां पे एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी मान लो 3I नॉट है, तो बताइए जो यहां से लाइट जाएगी इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 3I नॉट बाई 2 हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक। अब हेडिंग लिखते हैं लॉ ऑफ मेलस। सबसे पहले तो ये लॉ एक अनपोलराइज्ड लाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पोलराइज्ड लाइट। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखिए जरा कैसे, मैं इस पोलराइजर को देखो इस तरीके से भी दिखा देता हूं तो काम बन जाएगा मेरा। ये एक अनपोलराइज्ड लाइट इससे आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I नॉट है। तो जब यहां पर ये लाइट आएगी, ये पोलराइजर है और पोलराइजर से ये अनपोलराइज्ड लाइट पास की, तो बताइए क्या हो गया, इसकी इंटेंसिटी कितनी आ गई I नॉट बाई 2। अब मान लीजिए ये जैसे पोलराइजर था, ध्यान से देखना, इसमें दो तरह के ऑसिलेशन थे। अब हमने एक एनालाइजर और लिया और इसकी एक्सिस को हमने थीटा डिग्री से घुमा दिया। ध्यान रखना ये इस तरह से एक्सिस है ये। अब ये पोलराइजर है और हमने एक पोलराइजर यहां पर रखा। अगर हमने इसको ऐसे ही रख दिया, समझा देता हूं, अगर मैंने फिर से एक पोलराइजर यहां रख दिया, ये इसकी एक्सिस यही है, ये पोलराइजर P2, पोलराइजर P2, ये पोलराइजर P1। तो अब इसकी इंटेंसिटी अभी भी कितनी होगी बताइए, इसकी इंटेंसिटी, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि सारे के सारे ऑसिलेशन पास कर जाएंगे, I नॉट बाई 2 होगी, I नॉट बाई 2 होगी। भले और भी पोलराइजर रख लो फिर से तुम, लेकिन उसकी एक्सिस अभी भी यही है, P3 रख लिया, तो अभी भी इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी यहां पर जरा बताइए, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, यही होगी I नॉट बाई 2। लेकिन अगर इस एक्सिस को मैंने थीटा से घुमा दिया तो अब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके एक्सिस के अलोंग वाले ऑसिलेशन ही पास करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस वाले ऑसिलेशन पास नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इस तरीके से एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है यूपीएल, और यहां पे मैं थोड़ी से इसको बड़ा बना देता हूं, यह P1 पोलराइजर। तो इसकी इंटेंसिटी I नॉट है, तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी बताइए, I नॉट बाई 2 हो जाएगी। लेकिन अब की बार जो पोलराइजर लगाया, ध्यान रखना मैंने वो थीटा डिग्री पे घुमा दिया, ध्यान रखना ऐसे नहीं रखा, इसको ऐसे नहीं रखा, थीटा से घुमा दिया। जैसे ऐसे मान लो ये इस तरीके से आ रहा था, तो ये अगर मैंने इसको ऐसे रखा, दोनों पैरेलल हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी इंटेंसिटी यहां से निकलेगी उतनी इंटेंसिटी इससे निकलेगी। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको थीटा से घुमा दिया। थीटा का मतलब इन दोनों की एक्सिस में कितना एंगल है, यहां पे थीटा, ध्यान से देखना इन दोनों में एंगल थीटा है। तो देखो क्या होगा,
अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये जो कंपोनेंट होगा आई का, आई नॉट बाई जो भी कंपोनेंट होगा कॉस थीटा, ये कंपोनेंट तो पास करेगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये खत्म हो जाएगा अब की बार, जैसे पहले खत्म हुआ था। ठीक, तो अब यहां पे क्या है कि थोड़ा सा समझाने के लिए इसी तरीके से बनाना पड़ता है इसके प्लेन में बेटा, कि मान लो हमने ये इसको थीटा से घुमा दिया, ये P2 है, और इस एक्सिस से यहां से थीटा घुमा दिया, थीटा। लेकिन ध्यान रखना ये कई बार बच्चों को क्या लगता है कि ये इसके प्लेन में घुमाया है, इसके प्लेन में नहीं है, ये असल में ऐसे घुमाया है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे करके घुमाया है। बच्चों को यहां से दिखाई तो ऐसा देता है कि जैसे ये ऐसे मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे नहीं घुमाया भैया, हमने इसको ऐसे घुमाया है, ऐसे नहीं घुमाया, ऐसे घुमाया है। मतलब ये पोलराइजर ऐसे था, इसको ऐसे घुमाया, ध्यान दे लो, ये नहीं घुमाया है, ये नहीं घुमाया है, ये ऐसे घुमाया है। मतलब इनकी दोनों की एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, थीटा। दोनों की एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो खुद बताइए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया और ये ठीक है ये ई आया, तो अब बताइए, खुद बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड पास करेगा वो कितना पास करेगा बताइए, ई बाई ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट पास करेगा। तो जो इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी अब ये कितनी हो जाएगी बताइए, ई कॉस थीटा का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी जो इंटेंसिटी होगी। तो आई इक्वल टू, अब ई तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, ई नोट से रिलेटेड होगा, तो जो आई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2, जितनी इंटेंसिटी आई और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतनी इंटेंसिटी यहां से पास करेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट यहां से आ रही है तो वो पोलराइजर से पहले से पास करेगी, तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। और अगर एक और पोलराइजर रास्ते में रख दिया जाए जिसका एंगल थीटा इसकी एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ई कॉस थीटा, और ई कहीं ना कहीं आई नॉट से रिलेटेड होगा क्योंकि आई नॉट बाई 2 की इंटेंसिटी है, तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये है, दिस इज लॉ ऑफ मेलस, दिस इज लॉ ऑफ मेलस। क्यों, जो ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ई साइन थीटा कंपोनेंट विल बी ब्लॉक्ड, या ब्लॉक कह दो, एब्जॉर्ब, विल बी एब्जॉर्ब, ये शब्द ज्यादा अच्छा है। तो ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब इस पे खूब क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एकदम समझा देता हूं, दो चार पोलराइजर लगा के समझा देता हूं कि यहां से एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, ये है यूपीएल, और एक एनालाइजर आपने इस तरीके से लगा रखा है, ये P1 पोलराइजर, ठीक है। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, अब तो रट गया होगा, पहले से पास करने तो आई नॉट बाई 2, इसमें तो कोई रूल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गया तो आई नॉट बाई 2 बच गया। लेकिन आपने अगर इसकी एक्सिस को इस एक्सिस से थीटा 1 से घुमा दिया, तो अब यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी, यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी, यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी, बस छोटे छोटे कंपोनेंट कर दो थोड़े से, यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी, अब वो दिखाना थोड़ा सा जरूरी नहीं समझा मैंने, बस इंटेंसिटी लिख दो I1, कितनी आ जाएगी बताइए, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1। फिर आपने एक एनालाइजर और रख दिया जिसका कि वर्टिकल से एंगल कितना बना दिया, नहीं इसकी एक्सिस से कितना एंगल बना दिया, देखो ये तो थीटा 1 था और फिर फर्दर यहां से थीटा 2 और घुमा दिया। तो अब यहां से जो लाइट पास करेगी इसकी जो इंटेंसिटी होगी I2, अब हो जाएगी I1 कॉस स्क्वायर थीटा 2। ध्यान दे लो,
एक अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइजर से पास किया तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू ही। फिर एक पोलराइजर P2 हमने और लिया जिसकी एक्सिस इस वाले पोलराइजर से कितना एंगल बना रही है, θ1, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर θ1। फिर एक पोलराइजर और लिया P3 का जो कि इसकी एक्सिस के साथ, ध्यान से देखना, इसकी एक्सिस ये कौन सा था, ये था P2, P2 की एक्सिस के साथ θ2 का एंगल बना रहा है, तो कितना इंटेंसिटी हो जाएगी, I1 टाइम्स कॉस स्क्वायर θ2। फिर और पोलराइजर लेते चलो, उसी तरीके से इंटेंसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मैं एक एरो सी दिखाई, ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, ठीक है बेटा, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। तो पहले पोलराइजर से पास करती है, थोड़ी लेंथ में दिखा देता हूं, P1 इसकी एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी कितनी आएगी बताइए, ये आएगी आई नॉट बाई टू। फिर मैंने एक पोलराइजर और लिया, इसकी एक्सिस को यहां से कितने पर रखा, 30 डिग्री पर, P1 P2, इसको P2 ले लो। तो अब यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी होगी बताइए, I1, ये हो जाएगी आई नॉट बाई टू और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बताइए कितना होता है, आई नॉट बाई टू कॉस 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर। तो I1 की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 3I0/8। फिर एक आपने और पोलराइजर लिया P3, ये एंगल मान लो 60 डिग्री बन रहा है यहां से, तो अब ध्यान देखना, अब इसमें इंटेंसिटी, यहां पर मुझे इंटेंसिटी I2 चाहिए, तो ये जो I2 होगा, अब ये I1 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 60 डिग्री तो इस P1 के साथ एंगल बन रहा है, मुझे P2 के साथ एंगल चाहिए, P2 से कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो जो I2 होगा ये होगा I1 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें कई बार गलती हो जाती है किताबों के अंदर भी, तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो बताइए I1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितनी, 3I0/8 इंटू कॉस स्क्वायर 30, फिर से हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 9I0/32। बहुत क्वेश्चन साइंस के ऊपर इस तरीके से। तो बच्चों इसमें अभी एक बच्चे का व्हाट्सएप मैसेज आया है, उसने कहा सर कि थोड़ा सा बैक में करिए, हमको एक डाउट है, उसने स्क्रीनशॉट भेजा है, उसको इसमें थोड़ा डाउट है। वो ये कह रहा है कि सर ये यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। असल में क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा E0, तो इंटेंसिटी जो I0 प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर रही होगी, और यहाँ पे जो I0/2 की इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना हो गया, जो E रहा होगा, ये रहा होगा E0/√2, ठीक है। तो अगर आप इसे I0/2 को I कह दो मान के चलो, तो I जो रही होगी प्रोपोर्शनल टू क्या रही होगी, E0/2 का स्क्वायर। बात क्लियर हुई। तो ये I प्रोपोर्शनल टू E0/2। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ध्यान से देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो E cos थीटा आ गया, या आप इसको E cos थीटा। तो E cos थीटा का मतलब क्या हो गया, E cos थीटा का मतलब हो गया, जैसे यहां से मैं दोबारा आपको समझा दूं, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, और E कहीं ना कहीं किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, E कितना है, E0/√2, तो ये आ गया E0/√2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। और अब आप देखेंगे तो E0 प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा,
और ई नॉट स्क्वायर बाई टू किसके प्रोपोर्शनल है बताइए, ये आई नॉट बाई टू की, जितनी इंटेंसिटी यहां थी। तो फिर आई प्रोपोर्शनल टू ये, या आई डैश कह दो इसको, आई डैश प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो यहां से इंटेंसिटी मिली थी, क्योंकि ई नॉट स्क्वायर बाई टू किसके प्रोपोर्शनल है, आई नॉट बाई टू, इसको मैं जो आई कह रहा हूं, तो ये आ जाएगी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू और कॉस स्क्वायर थीटा। शायद अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, इसमें डाउट था, ठीक है। तो इंटेंसिटी जितनी यहां से निकली, जब इस एक्सिस को थीटा से रोटेट कर दिया तो इंटेंसिटी कितनी निकली, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। असल में ई साइन थीटा कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गया और ई कॉस थीटा बच गया। ई जो मैंने यहाँ पे माना वो ई नॉट बाई रूट टू है बेसिकली, तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अब शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ पीवाई क्यू कर लेते हैं बेटा इस पे, जैसे ये जेई मेंस 2019 का पढ़ते हैं। अभी मैं लॉ ऑफ मेलस पे ही पीवाई क्यू कर रहा हूं। थोड़ा बेटा एसी बंद कर दो जरा, एसी बंद कर दो। अ सिस्टम ऑफ थ्री पोलराइजर्स, देखिए फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे और लॉ ऑफ मेलस पे खूब ठीक ठाक जेई मेन में क्वेश्चंस आते हैं। A system of three polarizers P1, P2, P3 is set up such that the path axis of P3 is crossed with respect to the P1। पहले तो क्रॉस्ड एक्सिस का मतलब समझ लो। क्रॉस का मतलब होता है कि अगर एक की एक्सिस ये है तो एक की एक्सिस ये, अगर एक की है तो ये, मतलब दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो क्रॉस्ड एक्सिस का मतलब होता है कि दोनों पोलराइजर की एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पहले तो आराम से ये समझ लो। तो P1 और P3 क्रॉस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये मैं पोलराइजर ही बना रहा हूं, ये पोलराइजर, ये P1 और P3, इसको थोड़ा मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा भैया, ऐसे। और एक तरह से ये जो एंगल यहां से बन रहा है, यहां से ये 90 डिग्री है। थोड़ा दिखता नहीं है लेकिन आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, 90 डिग्री तभी क्रॉस्ड होगा, क्योंकि ये ऐसे है तो ये ऐसे है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री मतलब इसके प्लेन में। अब यहाँ पे मैं डॉट बनाता तो समझ में नहीं आता ना, फिर दिखता नहीं ना ये, तो ये P3 है, ठीक है, ये क्लियर है। P3 is crossed with respect to the P1. The path axis of P2 is inclined at 60 degree to the path axis of P3। अब ये जो यहां पर P2 है आपका, ये जो P2 है, ये तो देखो हो गया P1, ये हो गया भैया P3, और जो P2 है वो इससे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है यहां से 60 डिग्री दिया हुआ है। P2 इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द पाथ एक्सिस ऑफ P3, इससे 60 बना रहा है, इससे 60 बना रहा है, तो इससे कितना बनाएगा, 30 बनाएगा, समझ लो। देखो ये पोलराइजर ऐसे है, ये तो अंदर की तरफ गया ना P3, और ये जो P2 है ध्यान से देखना, ये इसके साथ 60 बना रहा है, ये 60 है, ये 60 है, ये तो बताइए उस वाले से जिसकी एक्सिस ये थी उससे कितना बनाएगा, 30। तो ध्यान रखना ये 30 डिग्री दिखाना पड़ेगा मुझे, ये 30 डिग्री, क्लियर है यार। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन आ जाता है, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। मतलब मैं यहाँ पे अगर रेड कलर की लाइन खींचूं, ये रेड कलर की लाइन खींचो ये, तो इसके साथ बेटा ये 60 डिग्री बना रहा है, इसके साथ, अब शायद समझ में आ गया, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो इसके साथ कितना बना रहा होगा ये, 30 डिग्री, ठीक है। अब कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, यही समझने का खेल होता है। तो P1 हो गया, ये हो गया आपका P2 और ये हो गया P3। अब जरा समझते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, यहां से इंटेंसिटी आई नॉट की, अब देखो बहुत चटाचट करोगे सवाल को, ये बीम आई, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, यहां से पास करेगी इंटेंसिटी, तुरंत बना दोगे एक ही एरो में, ये आ जाएगी आई नॉट बाई टू।
अभी यहाँ पे लॉ मालस नहीं लगाया, ये तो वो वाली चीज है जो E0/√2 का कंपोनेंट एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगेगा लॉ मालस, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो मैं बस इंटेंसिटी बना भी नहीं रहा। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी I1, ये कितनी होगी I0/2 और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री का एंगल है, और cos 30 होता है √3/2। तो √3/2 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 3I0/8। यहां से इतनी इंटेंसिटी आ गई। फिर इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी, यहाँ पर ये इंटेंसिटी I2, ये आ जाएगी I1 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि इस P2 और P3 के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो I2 आ जाएगा I1 कितना है बताइए 3I0/8 इंटू कॉस स्क्वायर 60 आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है मेरे और आपके हिसाब से 3I0/32। पूछा क्या है I0/I का रेशियो पूछा है, तो I0/I, I2 मतलब यही I2, तो I0/ ये हो जाएगा आपका 32/3। दिस इज योर आंसर। ठीक, यही आंसर है, यही बेटा आंसर है। ठीक है, चलिए और देखिए आगे। बस ये पोलराइजर का अरेंजमेंट क्लियर हो जाना चाहिए, 2-3 सवालों में ही क्लियर हो जाएगा, मैंने तो काफ़ी दे दिए, मैं कुछ ही सॉल्व कर देता हूँ। फिर पढ़ते हैं एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 2I0, अब की बार 2I0 की इंटेंसिटी दी है, इज पास्ड थ्रू अ polaroid P and then through another polaroid Q which is oriented in such a way that its path axis makes an angle of 30 degree relative to P। तो P की एक्सिस एंगल बिटवीन, ध्यान से सुन लेना, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ P एंड Q इज 30 डिग्री। बस इसी में आंसर छुपा है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, बस यहीं से बच्चों को कंफ्यूजन आता है। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट विल बी, तो कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए जरा, एक पोलराइजर ये है और एक पोलराइजर ये है, जो कि इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, इस लाइन से एंगल कितना बना रहा है बताइए 30 डिग्री। ये P1 है और ये P2 है, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ये कितनी है बताइए 2I0। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी P1 से पास होने के बाद, मैं वो डायरेक्शन नहीं बना रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसमें कोई सवाल आता I0। अब यहाँ पे लगेगा लॉ मालस, इसकी आधी हो गई है। अब ये जो इंटेंसिटी यहाँ पर होगी, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी I, ये हो जाएगी I0 cos स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। तो जो I बराबर आ जाएगा I0 cos स्क्वायर 30 आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3I0/4। तो यही आंसर 3I0/4। तो यहां से जो इंटेंसिटी पास करेगी P2 से, दैट विल बी इक्वल टू 3I0/4। मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज पास्ड through a polaroid A and then through another polaroid B which is oriented so that its principal plane makes an angle of 45 degree relative to that of A। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। देखिए दो पोलरॉइड दिए हुए हैं, एक ये है और एक इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बना लीजिए कितना एंगल है इसके साथ 45 डिग्री। अब यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी दी हुई है जरा बताओ, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी दी हुई है बताइए, यहाँ पे दी हुई है I0। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे I0 कितनी हो जाएगी I0/2 हो जाएगी। अब यहां से यहां लग जाएगा लॉ मालस,
लॉ मेलिस, मेलिस पढ़ते हैं, कोई मालस पढ़ते हैं, मैं तो मेलिस पढ़ता हूँ पर निकल जाता है मालस, उसमें कोई बुरा मत मानना। तो ये आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 और कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। तो आई बराबर ये आ जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 40 आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो आई बराबर आ जाएगा मेरे हिसाब से आई नॉट बाई 4। बहुत आसानी से क्लियर हो रहे होंगे। बस यार यही कॉन्सेप्ट है, जब हम पढ़ते थे तो बस यही एंगल नहीं समझ में आता था, बाद बाकी सब क्लियर हो जाता है। यहाँ पे लगता है ऐसा ऐसे मोड़ दिया, ऐसे नहीं, ये इसके अंदर मोड़ा है, वो मैंने आपको विजुलाइज करा दिया है। नेक्स्ट देख लो, जेई 2021 का। अ सोर्स ऑफ लाइट इज पास्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्क्रीन। A source of light is passed in front of a screen. Intensity of light on the screen is I. ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी स्क्रीन पर आई है, कोई दिक्कत नहीं है। टू पोलरॉइड्स देखिए, अभी कोई पोलराइजर नहीं लगाया तो इंटेंसिटी आई है, तो इसका मतलब यहां पे इंटेंसिटी कितनी रही होगी, वही रही होगी। ये तो मानेंगे नहीं, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है, इंटेंसिटी आई है, यही स्क्रीन पर जा रही होगी। अब देखिए क्या किया गया है, two Polaroids P1 and P2 are so placed in between the source of light and screen. ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे दो पोलरॉइड लगाए गए हैं, एक पोलरॉइड ये किस तरीके से लगाए गए, P1 and P2 are so placed in between the source of light and screen such that the intensity of light on the screen is I/2। अब देखिए इस तरीके से लगाए गए हैं, इस तरीके से लगाए गए हैं कि यहां पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है, कितनी इंटेंसिटी पहुंच रही है, I/2 पहुंच रही है बेटा। ठीक है, ये P1 है और ये P2 है, आइडेंटिकल है दोनों। P2 शुड बी रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ, अब ये थीटा ही पूछा है, थीटा बराबर क्या, तो कुछ है नहीं। अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो बताइए यहां पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, ये तो सीधे सीधे I/2 आ जाएगी, क्योंकि ये कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। और यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी ये कितनी आएगी बताइए, I डैश, ये आ जाएगी I/2 और कॉस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई आपको, इसकी इंटेंसिटी कितनी दी है, I/2 दी है, I/2। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना रखना चाहिए, 1 आ गया, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को कैसे रखेंगे, पैरेलल, दोनों को कैसे रखेंगे, पैरेलल। एक मिनट आंसर देख लूं मैं इसका। सर मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। टू पोलर P1 एंड P2 आर सो प्लेस्ड इन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अभी यहां तक तो सही है। अभी क्वेश्चन आगे, फिर आगे क्या कह रहा है देखो, P2 शुड बी रोटेटेड बाई एन एंगल ऑफ, कितने एंगल से इसको रोटेट करें, सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन बिकम्स 3I/थीटा। तो ध्यान रखना, थीटा 0 था तो कितने से रोटेट करें कि इंटेंसिटी कितनी हो जाए, ये इंटेंसिटी कितनी चाह रहा है, पहले तो पैरेलल रखे हुए हैं दोनों। अब इस स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी चाह रहा है बताइए, यहां पे इंटेंसिटी चाह रहा है 3I/8 चाह रहा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे इंटेंसिटी हो कितनी जाएगी बताइए, ये इंटेंसिटी आ जाएगी I डैश इक्वल टू I/2 और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, 3I/8। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई 3/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, √3/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी कर लेना, बस सब में एक ही कॉन्सेप्ट है। तो आगे के स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है,
इसमें मैंने डायग्राम भी बना दिया है, सब कर लिया, आप इसको कर लेना। ये जेई 2023 का है बेटा, 23 का, ये 23 का। इसको थोड़ा प्रैक्टिस में कर लेना, डाउट आए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना या मैसेज कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। एक क्वेश्चन ये भी है 2018 का, इसको भी आप कर लेना, आराम से पढ़ लो, सेम कॉन्सेप्ट है सामने। एक क्वेश्चन ये भी है 2024 का, ये भी आप कर लेना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। एक ये भी है 2023 का, इतने ही क्वेश्चन है इसमें, आप कर लेना इनको। तो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़े से प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है बेटा, तो लॉ ऑफ मेलस के बाद फिर देख लेते हैं मेथड टू ऑब्टेन polarized light from unpolarized light। तो देखिए इसमें क्या है, कितने तरीके से हम एक पोलराइज लाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं अनपोलराइज लाइट से। तो इसमें एक मेथड तो खैर मैंने आपको अभी क्लियर कर ही दिया है, जो लॉ ऑफ मेलस में बताया था। तो ये बेसिकली सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट थे, उसमें से एक कंपोनेंट को हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप पहला मेथड लिख सकते हैं बाई सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा लिख सकते हैं बाई रिफ्लेक्शन। तीसरा होता है बाई डबल रिफ्रैक्शन। और चौथा मेथड होता है बाई स्कैटरिंग। और मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, इसमें तो आ जाता है लॉ ऑफ मेलस, इसमें आ जाता है ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। और डबल रिफ्रैक्शन वो निकोल प्रिज्म से होता है बेटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, बिल्कुल मत पढ़ना इसको, नहीं मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे दूंगा, हल्की फुल्की थ्योरेटिकल नॉलेज इसकी मैं आपको दे दूंगा। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये लॉ ऑफ मेलस आपको बता ही दिया कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जा रही है इस तरीके से। तो इसमें से हमने क्या एक पोलराइजर लगा दिया ये, और जो लाइट निकल के गई एक कंपोनेंट इसमें से क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। और फिर आपने किसी थीटा के एंगल पे ले लिया इससे पोलराइजर P2 या P डैश। तो अब जो लाइट जाएगी इसकी जो इंटेंसिटी थी, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है यहाँ पर, तो पहले तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, I0/2। फिर ये इंटेंसिटी हो जाती है I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो खैर आगे की बात है, यहां तक की बात है ये, मतलब ये थी यूपीएल और ये थी प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट। तो इस पोलराइजर ने, दिस पोलराइजर एब्जॉर्ब one component of electric field, completely, तो ये असल में कैसी लाइट हो गई, पोलराइज लाइट हो गई। फिर इसी पे फिर लॉ ऑफ मेलस लगता था। तो लॉ ऑफ मेलस बेसिकली किसके लिए होता था, पोलराइज लाइट के लिए होता था, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। अब इसी में हम देखते हैं आगे बाई रिफ्लेक्शन।
तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब देखिए, जैसे दो सरफेस ये है, इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ले लिया, इसका मान लो म्यू 2 ले लिया। अब कौन ज्यादा कौन कम है उससे कोई दिक्कत नहीं है, म्यू 1 भी बड़ा हो सकता है, म्यू 2 भी बड़ा हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए लाइट इस तरीके से आ रही है, ये नॉर्मल है, इस तरीके से एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, दोनों कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हैं। तो अब ये जो इसमें से कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो होता क्या है कि अब यहां पे कुछ कंपोनेंट वीक हो जाते हैं और इसमें भी कुछ कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक हो जाते हैं, और ज्यादा ले लो भले। इसमें कहने का मतलब जैसे 4 ट्रांसफर्स के कंपोनेंट थे, तो यहाँ पे 2 बचे या 3 बचे, 2 यहाँ गए। मान लो ये जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, इसी को मैं कह रहा हूं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। मान लिया यहाँ पे 100 कंपोनेंट थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और 100 ट्रांसवर्स कंपोनेंट थे। तो 100 में से मान लो यहां पर चले गए 60 चले गए पैरेलल कंपोनेंट और 40 अंदर चले गए, तो कुछ इसमें चले गए कुछ इसमें। मतलब ये भी लाइट कैसी है, पार्शियली पोलराइज्ड है। और ये लाइट भी पार्शियली पोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक, दोनों लाइटें पार्शियली पोलराइज्ड है। पर जब हम किसी खास एंगल पर इस लाइट रे को भेजते हैं, ठीक है, दोनों ही पार्शियली पोलराइज्ड है अभी, बट फॉर ए particular angle of incidence, और ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी खास एंगल के लिए, ये तो कोई जनरल एंगल था इस समय, ये जनरल एंगल ऑफ इंसिडेंस था, दिस इज जनरल एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो उसको हम थीटा नॉट कह देते हैं, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड लाइट is completely polarized, बट ध्यान रखना, तो एक किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट के लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है और रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज रहती है। बट रिफ्रैक्टेड लाइट is partially polarized, ये पार्शियली पोलराइज रहती है। दिस लॉ या दिस इज कॉल्ड, दिस एंगल को लिख देते हैं, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको याद कर लेना, साइंटिस्ट का नाम है ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से मैं अपनी बात को रख देता हूं तुम्हारे सामने कि देखिए, हमने कोई भी जनरल एंगल लिया, थीटा को बदला 0 से 90 डिग्री में, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कैसी होती है, पार्शियली पोलराइज होती है, और रिफ्रैक्टेड रे भी पार्शियली पोलराइज होती है।
कुछ एनर्जी या कंपोनेंट इसमें से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ इसमें से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब हम कई एंगल पर, ब्रूस्टर नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, कई एंगल के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो किसी खास एंगल के लिए, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, यहीं पे समझा देता हूं इसको। तो किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जैसे मान लीजिए वो थीटा नॉट है, यहां से इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, ये तो अनपोलराइज लाइट है, तो ये जो लाइट लौटती है इधर, इसमें से एक कंपोनेंट, ध्यान रखना कौन सा कंपोनेंट एब्जॉर्ब होता है, ये भी तो मैं बता देता है। ये कंपोनेंट जो प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ये कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड oscillating in plane of incidence, ध्यान से देख लेना, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में जो ये इंसिडेंस का प्लेन है, तो इसमें जो ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें केवल डॉट्स आएंगे, इसमें केवल डॉट्स आएंगे। अब ये है, इसमें से असल में जो कंपोनेंट इसके प्लेन में ऑसिलेट कर रहा था, वो परफेक्टली क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो ये है पोलराइज्ड लाइट। और ये जो बीम इसमें रिफ्रैक्ट होती है, ये अभी भी पार्शियली पोलराइज रहती है, ध्यान रखना, ये पार्शियली पोलराइज रहती है। अब यहां पर एक बहुत कंफ्यूजन आ रहा होगा आपको, मुझे भी आया था जब मैं पढ़ता था, लेकिन मेरा दूर हो गया तो आपका भी दूर होगा। पार्शियली पोलराइज लाइट, असल में आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर ये बीम आ रही है और इसमें से एक कंपोनेंट इधर निकल गया, तो फिर दूसरा कंपोनेंट इधर एब्सेंट होगा ना, इसका लॉस सुनो। असल में मान लो यहाँ से 100 जूल एनर्जी आ रही है, कितनी आ रही है, 100 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है। 100 में से मान लो 50% रिफ्लेक्शन या 40% रिफ्लेक्शन है, तो इधर तो 40 जूल ही जाएगी ना, और इधर जाएगी 60 जूल। तो जो 60 जूल में जो दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, वो तो इसमें प्रेजेंट होंगे, और जो 40% रे इधर लौट कर गई है, या 40% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, उसी में से एक कंपोनेंट ऑब्जर्व हुआ है, और जो 60% इधर गई है, उसके तो दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे ना। तो इसमें एक कंपोनेंट बढ़ जाएगा, कौन सा वाला बढ़ जाएगा, जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, जो इसके प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ये कंपोनेंट बढ़ जाएगा। हाँ, जितनी एनर्जी इधर लौटी है, तो इसमें ज्यादातर कंपोनेंट कौन से हैं, इंसिडेंस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उतने ही कंपोनेंट इधर कम हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कैसी रहेगी, पार्शियली पोलराइज रहेगी, और ये परफेक्ट पोलराइज रहेगी, या कंप्लीट पोलराइज रहेगी, कंप्लीट पोलराइज लाइट। और इस एंगल को कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन की खास बात और है, इस समय जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम होती है, ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये एंगल यहां पे 90 डिग्री का बनाता है। अब यहां पे इस बात को लिख दीजिए, इन दिस सिचुएशन, reflected and refracted rays are perpendicular, इतना ही लिख दो, परपेंडिकुलर। इसमें दोनों रेज क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन में क्या खास बात आ गई, कि जब हम इस रे के एंगल को बदलते हैं, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों पार्शियली पोलराइज रहती हैं। किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है रिफ्लेक्टेड लाइट, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे अभी भी क्या रहती है,
पार्शियली पोलराइज रहती है। इस एंगल का नाम ब्रूस्टर्स एंगल, और इस समय रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये ब्रूस्टर्स एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कैलकुलेट हो जाता है। जरा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए। कैलकुलेटिंग ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है, देखिए बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इधर मान लिया आपने μ1, इधर मान लिया μ2। तो ये रे इस समय इस तरीके से निकल जाएगी, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ये दोनों क्या होंगी? 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये थीटा नोट है, यहाँ पर ये थीटा नोट होगा, तो ये बताइए कितना आएगा? मान लो इसको आर मान लो, तो तीनों एंगल का सम तो कितना होगा बताइए? थीटा नोट प्लस 90 डिग्री प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा नोट। अब आप इसमें स्नेल्स लॉ लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो इस पॉइंट पर, बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ क्या होगा बताइए? μ1 साइन थीटा नोट इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर, आर कितना है बताइए? 90 माइनस थीटा नोट। तो μ1 साइन थीटा नोट इक्वल टू μ2 कॉस थीटा नोट। तो यहाँ से टेन थीटा नोट इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। इसको भैया याद कर लेना। मतलब ये रिफ्रैक्टेड जोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टेड जोन, और μ1 किसका है? इंसिडेंट जोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, और इसमें थीटा नोट ब्रूस्टर्स एंगल है, ब्रूस्टर्स एंगल। जैसे ये गिलास होता, μg 3/2 होता, इधर एयर होता, तो बताइए जो ब्रूस्टर्स एंगल होता वो कितना होता? ये थीटा नोट कितना होता? तो यहाँ पर टेन थीटा नोट। अब ये μ2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो गिलास 3/2 अपॉन 1 इक्वल टू 3/2 इतना आ जाता। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए, ये ब्रूस्टर्स एंगल की वैल्यू निकल के आ जाती है। इसमें एक आध कंसेप्ट और रहता है, जो जो बातें थी वो मैंने सब समझा दी। जैसे मान ले ये म्यू होता √3 और ये होता हवा, तो ये अब ध्यान रखना। अब देखिए ब्रूस्टर्स एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं हम सीधे सीधे। टेन थीटा नॉट इक्वल टू μ2 बाई μ1, तो ये हो गया √3। ठीक, तो थीटा नॉट इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 60 डिग्री पर इस रे को भेजा यहाँ से, जो कि कैसी है? अनपोलराइज्ड, UPL, तो ये जो रे होगी रिफ्लेक्टेड, इसमें से कौन सा कंपोनेंट ऑब्जर्व हो जाएगा? मैंने बता दिया है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाला। तो इसमें डॉट्स प्रेजेंट होंगे केवल। ठीक, और इसमें डॉट भी प्रेजेंट होंगे और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें अच्छा, अगर ये आपने एंगल, ध्यान से देखना, दो डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ। अगर ये एंगल आपने 60 डिग्री से कम लिया, जैसे आपने 45 डिग्री ले लिया, तो अभी भी रे तो इधर जाएगी, इधर भी जाएगी रे। और इस समय ध्यान रखना ये बात, अब ये पार्शियली पोलराइज होगी। अब ये क्या होगी? पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड होगी बेटा। और ये भी क्या होगी बताइए? ये भी पार्शियली पोलराइज्ड होगी।
ये भी पार्शियली पोलराइज होगी। बात क्लियर है। और इस 60 डिग्री पर ये कंप्लीट पोलराइज होगी, कंप्लीटली पोलराइज होगी, और ये पार्शियली पोलराइज होगी। शायद मेरे हिसाब से सब कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गए। और इस समय ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इस समय ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हैं स्नेल्स लॉ लगाकर। ठीक है, एक कंसेप्ट और इसमें एक सवाल आता है कभी कभी, जैसे इधर मैं एयर मान लेता हूं, इधर मैं म्यू मान लेता हूं। तो मान लीजिए इस समय ये थीटा नॉट का ब्रूस्टर्स एंगल आता है, थीटा नॉट, और इस समय ये 90 डिग्री। ठीक है, ये ब्रूस्टर्स एंगल है। ब्रूस्टर्स एंगल। तो अब बताइए इसमें जो टेन थीटा नॉट होगा वो कितना होगा, ये होगा म्यू। लेकिन अगर हम इसको म्यू से एयर की बात करें, अगर हम इंसिडेंस इधर से रखें, इधर म्यू है और इधर एयर है, और अब हम इसका ब्रूस्टर्स एंगल मानना चाहते हैं, थीटा मान लो, तो ये तो इसी मीडियम में लौटेगी थीटा पर ही। अब ये है डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी इस तरीके से। तो अब ब्रूस्टर्स एंगल कितना होगा, तो अभी भी लॉ वही लगाएंगे। ये यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये जो आर होगा ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अब आप स्नेल्स लॉ लगाइए तो क्या लगेगा बताइए, म्यू साइन थीटा बराबर 1 इंटू साइन ऑफ आर। तो म्यू साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू साइन आर कितना आ जाएगा बताइए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू की बार कितनी आ रही है, 1/म्यू आ रही है। तो यहाँ पे टेन थीटा कितना आ जाता है, 1/म्यू। ठीक, तो अगर हमसे थीटा की वैल्यू कोई निकलवाए तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा नॉट एंड थीटा, तो यहाँ पे हम यही निकाल देते हैं, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड थीटा नॉट। मतलब कहने का यह है कि एयर से म्यू के मीडियम में जाने पे जो ब्रूस्टर्स एंगल आया और म्यू से एयर जाने में जो ब्रूस्टर्स एंगल आया, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो म्यू की वैल्यू उठा के वहां से रख दीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा नॉट इक्वल टू 1/म्यू है, तो म्यू की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बताइए, म्यू इक्वल टू आ जाएगा 1/10 थीटा, या इसको क्या कह सकते हो, कॉट थीटा कह सकते हो। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो थीटा नॉट इक्वल टू कितना हो गया बताइए, ये हो गया 90 माइनस थीटा, या जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा नॉट। तो ये दिमाग में सेट किया जा सकता है कि अगर एयर से म्यू जाने पर मान लो ये थीटा नॉट है, तो म्यू से एयर जाने पर ब्रूस्टर्स एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा नॉट आएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे 30 होता तो इधर से कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लेना। अब इतने पर एक दो आप प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को देख लो थोड़ा सा। मैंने कुछ जो PYQ आए जरा उनको देख लो। जैसे जेई मेन 2023 में आया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। देखो ये तो अभी जो मैं लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया है उसी पर बेस्ड है। इफ द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लासेस थीटा
देन द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज π/2 माइनस थीटा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ठीक है। ये वो वाले सवाल हैं इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कि पहले स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट सही एक्सप्लेनेशन है, वो वाले जो होते हैं सारे केस पढ़ लिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan इनवर्स म्यू जी, वेयर म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ध्यान से देखिए, द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, देखो ग्लास टू एयर की बात कर रहा है, ग्लास टू एयर, यहां से ये ब्रूस्टर्स एंगल निकालना है, इसका ब्रूस्टर्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इधर मान लो ये म्यू है, इधर एयर है, तो ब्रूस्टर्स एंगल के लिए ये थीटा नॉट होगा, ये थीटा नॉट होगा, और ये रे जो होगी रिफ्रैक्टेड रे इसके क्या होगी 90 डिग्री पर होगी। तो यहाँ पर ये कितना बनता है बताइए, 90 माइनस थीटा नॉट बनता है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दो, अगर आपको नहीं याद है तो मौके पर ही निकालोगे और क्या करोगे, तो म्यू साइन ऑफ थीटा नॉट बराबर 1 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ से आ जाता है म्यू साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा नॉट। तो यहाँ से बताइए टेन थीटा नॉट कितना आ गया, 1/म्यू आ गया बेटा। तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स 1/म्यू आई, ये दिमाग में ले लो। तो इसमें क्या दी हुई है, tan इनवर्स म्यू ग्लास दिया हुआ है, तो ये हो गया रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये गलत हो गया, बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये सही हो गया, पहला सही है और दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन 3 हो गया। अब इसमें देखिए कितनी बढ़िया ऑप्टिक्स यूज हुई है, पर अगर ब्रूस्टर्स लॉ आपको नहीं आता है तो फिर ये सवाल नहीं होगा। क्लियर है, अगला सवाल देख लीजिए एक और, ये भी देखिए ब्रूस्टर्स लॉ पर ही बेस्ड है, अच्छा सवाल है। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया है भाई, whose डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आर 2.8 फॉर मीडियम 1। तो ध्यान से देखना, या ऐसे ले लो वर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल ले लो, वर्टिकल ले लो, ये नॉर्मल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, लेकिन आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही। एक मिनट, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये मीडियम मान लो μ2 है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर, ये होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था ये होता था म्यू आर एप्सिलॉन आर, और म्यू आर जनरली नियरली इक्वल टू 1 दिया रहता था। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रूट आ जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा चुका हूँ, फिर मैंने एक बार दिमाग में रख दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए, मतलब जिन मीडियम में लाइट मूव करती है उनके लिए परमिएबिलिटी की वैल्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। तो μ1 की वैल्यू बताइए, पहले मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.8 है, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2.8, और दूसरे मीडियम के लिए जो μ2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 6.8। ठीक है, टू सेटिस्फाई द कंडीशन सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे ये रे यहां से इस तरह से आई और ये रे इस तरीके से लौट गई और कुछ दूसरे मीडियम में चली गई, मान लो इस तरीके से चली गई, तो ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई बेटा रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टू सेटिस्फाई द कंडीशन सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड इन रेज के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पे थीटा होता था तो ये फिर कितना आ जाएगा बताइए, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल को जोड़ लो तो आप इसको आर कह दो, तो यहाँ पे अब आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इसमें, अब आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए स्नेल्स लॉ लगा दो, बस आ गया, कुछ है नहीं भाई, स्नेल्स लॉ बाई स्नेल्स लॉ। बताइए क्या लगेगा, μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से आ जाता है, ये सीधे सीधे आ गया, μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 कॉस थीटा, इधर लाओगे तो टेन थीटा इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और μ2 कितना दिया है बताइए, रूट ऑफ 6.8 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2.8, ये आ गया। पर अब हम इसको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बस इतना ही दिया हुआ है। अब ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, तो कहो तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये अगले पेज पे ले लेता हूँ इसको, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ 6.8 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2.8, और टेन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 6.8 अपॉन 2.8 की पावर हाफ लगा दो यहाँ पर, क्योंकि इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करवा रहा है, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है ना, लेकिन थीटा उन्होंने यहाँ पे लिखा, कोई बात नहीं, हमने ये टेन थीटा लिख लिया है। टेन थीटा इक्वल टू ना लिखा हुआ है 1 प्लस 10, इसको मैं x लिख देता हूँ, ठीक है, इसको x लिख देता हूँ, जो उन्होंने थीटा पूछा उसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस बाई x, रिप्लेस्ड बाई x। तो इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 4 प्लस 2.8 डिवाइडेड बाई 2.8। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स का ऐसा बढ़िया यूज करते हैं जेई वाले, देखिए इसको 4 पॉइंट और 2.8 की पावर हाफ, पर वही है कि हमें को पता था उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, जब 2.8 को 2.8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 बाई 2.8 की पावर हाफ, ये टेन थीटा आ जाता है 1 प्लस जी, इसको लिख लो 40/28 की पावर हाफ, यहाँ पे इसको ले लो टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ऐसा करो 4 से इसको कट कर दो दोनों तरफ, तो 10 बाई क्या आ गया 7, और देखो मैच कर गया, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1 भी मैच कर गया, यहाँ पे 10 था 10 भी मैच कर गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर का या 3 नंबर का जितना भी रहा हो, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में अभी 2023 में ब्रूस्टर्स लॉ पे पूछे गए थे, तो मैंने दोनों ही करा दिए। अब आखिरी में बचता है पोलराइजेशन बाई स्कैटरिंग, इसको भी देख लो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है।
पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, इसके डिटेल में बिल्कुल ना जाना, कुछ बुक्स में बहुत डिटेल दिया रहता है, बिल्कुल भी नहीं जाना, फालतू परेशान हो जाओगे। जितने क्वेश्चन हैं सब आने आपके ब्रूस्टर्स लॉ पर और लॉ मेलस पर आने, और थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है बस इतना ही आना है, इससे ज़्यादा नहीं आना है, ठीक है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो पहले तो स्कैटरिंग का मतलब क्या है? स्कैटरिंग का मतलब यह है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल, जैसे जनरली कहते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में सन रेज का स्कैटरिंग हो रहा है, तो स्कैटरिंग बेसिकली क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट लाइट को पहले एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको एमिट करता है। तो ये टू स्टेप प्रोसेस है, मतलब किसी मीडियम ने या मटेरियल ने पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया फिर स्कैटर किया, दो बातों में फर्क होता है। जब वो, अब आपको स्कैटरिंग नजर कैसे आती है? जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, मान लीजिए सन से लाइट आ रही थी, और वो तो सन से अर्थ की तरफ लाइट का डायरेक्शन है, और मान लो डस्ट के पार्टिकल्स ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। जब वो स्कैटर करेगा तो ऑल डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, इसलिए वो हमको हर डायरेक्शन में लाइट बिखरती हुई नजर आती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका हाइड्रोजन एटम का गैस सैंपल होता है, जो आप बोर के मॉडल में यूज करते हो। वहां पर क्या होता है कि एक तरफ से लाइट आती है इस तरीके से। तो पहले स्कैटरिंग का मतलब लिख देता हूं मैं। स्कैटरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ scattering is a process of absorption of incident light and then re-emitting and then emitting the light in all directions. In all directions, this is called scattering. In all directions, this is called scattering. जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर ये हाइड्रोजन गैस के एटम्स होते हैं, तो यहां पे इधर से लाइट आ रही है, तो इधर इसमें से क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो यहां पे कुछ वीक लाइट हो जाएगी, वीक, यहां क्या हो जाएगी, वीक, और यहां पर थी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब ये एमिट करेगी, जब पहले लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, एक्साइटेशन, फिर जब वो डेक्साइट होंगे तो वही गैस ऑल डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगी, ऑल डायरेक्शन में। ये हमको ऐसा लगता है फिर, अच्छा इस प्रोसेस को होने में कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि लाइट इधर से आ रही थी और सभी डायरेक्शन में लाइट क्या हो गई, फैल गई। तो यही प्रोसेस क्या हमको नजर आता है, स्कैटरिंग नजर आती है। अब स्कैटरिंग में एक खास पॉइंट ये है, बस वही दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हमको पोलराइजेशन दिखता है। जैसे मान लो इस सन है काफी बड़ा सा, और रेज इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये अनपोलराइज लाइट है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसके एकदम परपेंडिकुलर अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है लाइट को, तो इसमें से एक कंपोनेंट कंप्लीटली गायब हो जाता है। ये देखिए ध्यान रखना, ये 90 डिग्री पर ही ऑब्जर्व करने पर ऐसा होता है पोलराइज लाइट। बस इतना ही दिमाग में रखना है, अगर कभी क्वेश्चन आए तो इतने पर ही आएगा, इससे ज्यादा पर नहीं आएगा। मतलब सन रेज के किस डायरेक्शन में देखना है, परपेंडिकुलर। यहां पे क्या रहा होगा, कोई डस्ट पार्टिकल रहा होगा, क्या रहा होगा, डस्ट पार्टिकल। इस डस्ट पार्टिकल से लाइट स्कैटर होके जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम देखते हैं तो लाइट कैसी नजर आती है, पोलराइज्ड नजर आती है। बस इतना ही था स्कैटरिंग में, और कुछ नहीं है।
जैसे आपको आसमान नीला दिखाई देता है तो इसका कारण क्या है कि जो ब्लू लाइट होती है उसमें डस्ट पार्टिकल में वो ब्लू लाइट्स पहले एब्जॉर्ब होती है और फिर हर डायरेक्शन में क्या करती है, फैल जाती है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। तो यही सब कारण होते हैं। जैसे बादलों का कलर वाइट क्यों नज़र आता है, क्योंकि सभी कलर की स्कैटरिंग होती है, तो जब सभी कलर मिलके स्कैटर होते हैं तो वाइट नज़र आता है। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर।